आज के इस एक्यूप्रेशर ज्ञान गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर शनिवार को शाम को 5 से 6 बजे तक ये सेशन चलाते हैं जो सभी के लिए होता है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर के नाम से। वहां पे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं, जैसे भी आप हमें देख रहे हैं, हर जगह से आप सभी का मैं अर्चना दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंडिया से हो, इंडिया के बाहर से हो, सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे रोगी का निदान कैसे करें, जो कि एक बहुत ही बड़ा विषय है और उसका आज मैं बात कर रही हूँ पार्ट 6। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स ना देखे हो तो ये प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर में, तो वहां टाइप कीजिएगा एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर, तो वहां आपको ये चीजें सारी पार्ट वाइज दिख जाएंगी। इसके अलावा भी और भी लेक्चर्स हैं, लेकिन इस पर जो हाउ टू डायग्नोस अ पेशेंट है, उस पर हमने 5 वीडियो पहले से डाली है और आज ये छठा है। तो ये आप वहां से देख सकते हैं और अगर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पानी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया दोबारा नहीं करना, जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं वो कर सकते हैं। हम लोग पेशेंट देखने के पैटर्न पे बात कर रहे थे, कैसे देखेंगे, क्या क्या पूछेंगे, क्या करेंगे। हालांकि ये आपका प्रैक्टिकल है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे इस पर, सामने पेशेंट बैठा होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर हम केवल पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। तो उसका जो एक सिस्टमेटिक वे है कि पहले पेशेंट आए तो क्या देखें, क्या पूछें, ये सारी चीजें तो हैफजर वे में है रहेंगी। और इसके बाद हम बात भी कर रहे थे कॉजेस की। इन सब के बाद एक इस पर एक क्लास बनती है कि आपको ये बताना बड़ा जरूरी है कि आखिर जब पेशेंट आगे बैठेगा तो शुरुआत करेंगे कहाँ से। अक्सर हमारी चूक यहाँ पर हो जाती है। उसी की श्रृंखला में हम आपको बता रहे थे कि रोगों का एक बहुत बड़ा कारण डाइजेस्टिव सिस्टम में आई परेशानी है। तो पिछली बार उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने बताया था, उसी को आज और कंटिन्यू करूंगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि कंटिन्यू करने से पहले हम लोग 3 बार ओम शब्द का पारायण फिर प्रार्थना करते हैं। तो आइए करते हैं समवेत स्वर में ओम का पारायण, फिर प्रार्थना और फिर आगे बढ़ते हैं। ओम ओम नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, तुमको ही चाहूं,
तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रहे न जाए। ये नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वो योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, वो योग्यता तो सत्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु, ऐसा समय फिर जाए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। थैंक यू। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये सारी बातें हमने पीछे की थी, तो एक बार हम बस रिवाइज करते जाएंगे ताकि हम अपने विषय पर आराम से आ सकें। ह्यूमन डाइजेशन। ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, ज्यादातर उन सब में जो मेन कॉज मिलता है हमें, वो यही मिलता है डाइजेशन का, किसी भी वे में, और बड़ी बड़ी बीमारियों में भी, कि मेन जो हमारा ओरिजिन है, रूट कॉज है, वो डाइजेशन ही होता है। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपका जो डाइजेशन का पोर्शन है ये सही हो जाए। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम क्यों नहीं कर पाते? हम इसलिए नहीं कर पाते, हमें क्योंकि उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो इसके लिए भी हमने पूरा जो डेली रूटीन का प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें ये डाइट कब क्या कैसे, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या है, हाउ मच वाटर यू हैव टू इनटेक, कितना पिए, कैसे पता हम कम पानी पी रहे हैं, कैसे पता कि हमारा ये जो पानी है ये ज्यादा नहीं है या कम हमें करना है, इस पर ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन डाइजेशन के बारे में फिर भी ऑर्गन के बारे में जानना, ये बहुत बहुत ही अपने आप में रहस्य भी कह सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा वाइट है। तो काफी कुछ हमें रह जाता है, काफी कुछ हम जानते हैं, इस वजह से ये चीजें हम नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े ऑर्गन के ऐसे पढ़ते जाएंगे ना, तो समझ पाएंगे। तो ये हमने बताया था कि ह्यूमन डाइजेशन के मेन पार्ट और एसोसिएटेड पार्ट क्या होते हैं। तो लिवर के बारे में, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये जितने भी ऑर्गन हैं ये ग्रॉसली किस में आते हैं? डाइजेशन में। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली फूड इनके अंदर एंटर करता है, लेकिन कैसे कैसे भी करके ये उसमें सहयोग करते हैं। ठीक है, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ी तो मैंने बात किया था फंक्शन के बारे में, कि इससे इसको डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है। तो मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन को एनवायरनमेंट से इकट्ठा करना, एनाबॉलिज्म इसका काम है, कैटाबॉलिज्म क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में बात हो चुकी है हमारी। फिर हमने जीआईटी में देखा था कि मेन एक्शन इनका क्या होता है। एक तो इंजेक्शन जो हम अंदर लेते हैं फूड, फिर उनकी मैकेनिकल प्रोसेसिंग, फिर डाइजेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ये ओवरऑल पूरे जीआईटी का फंक्शन है। मुंह में डाला हमने खाना, फिर उसकी मैकेनिकल प्रोसेसिंग हुई, फिर केमिकल प्रोसेसिंग हुई, फिर डाइजेशन के लिए गया, फिर वहां से कुछ जूस वगैरह सिक्रीट हुए, फिर उसके बाद हमारी कुछ चीजें एब्जॉर्ब हुई, और जो बच गया उसको हमने बाहर आउट कर दिया। इतना पोर्शन पूरा जीआईटी के एक्शन में आता है। फिर जीआईटी का अलग अलग जो ऑर्गन है वो क्या क्या करता है, और कैसे कैसे पार्टिसिपेशन होता है, क्या चीजें हम लेते हैं, कैसे करते हैं। तो इसमें आपका आ जाता है मेन आपका न्यूट्रिशन।
ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में जो हो रही है, किसके लिए? आपके न्यूट्रिशन के लिए। तो इसमें दो पार्ट आता है न्यूट्रिशन में भी, एक इंजेशन और एक डाइजेशन। इंजेशन ही अगर हम करेक्ट कर लें, जो हम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, हम ज्यादातर टाइम इसमें फोकस करते हैं कि हम कितना ले रहे हैं, क्या क्या चीज ले रहे हैं, लेकिन उस चीज में कंटेंट क्या है वो नहीं वॉच आउट कर पाते। तो ये अगर ध्यान दे दें तो काफी चीजें यहीं से आपकी कंट्रोल हो जाती है। दूसरा डाइजेशन है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्या हम अपने खाने को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं प्रॉपरली या नहीं कर पा रहे हैं? आपने एक चीज वॉच की है, आपके स्टूल में स्मेल आता है, आपके स्वेटिंग में, पसीने में स्मेल आता है, आपके यूरिन में स्मेल आता है, या आपके मुंह से स्मेल आता है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये बता रहा है कि कोई चीज ऐसी है जो सड़ रही है और ये सही नहीं है। अदरवाइज आप चाहे जितना ही ज्यादा खा लें, ज्यादा क्वांटिटी में, आपके स्टूल से स्मेल नहीं आनी चाहिए। व्हाट इट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेरियन है ना आप, हम ज्यादातर लोग, तो जो वेजिटेरियन है उसी के लायक तो हमारी बॉडी भी एडजस्टेड है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो एक सिस्टम पढ़ाया जाता रहा है साइंस के हिसाब से, कि आपका जो शरीर है वो वेजिटेरियन के लिए ज्यादा फिट है। बाकी खाने को तो कुछ भी खा सकते हैं, मनुष्य आपका जो है ऑमनीवोरस है, ठीक है। हर्बीवोरस होता है जो प्लांट्स पे होते हैं, कार्निवोरस होता है जो एनिमल्स वगैरह का इंटेक करते हैं, ऑमनीवोरस होता है जो सब कुछ खा सकता है। फिर भी जितना ज्यादा हम वेजिटेरियन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर पाते हैं, दूसरा नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, गाय का गोबर होता है, उसकी जो स्मेल है कुछ लोगों को खराब लगती होगी, ठीक है, फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होती। गाय को छोड़ दीजिए, बकरी है, उसकी मिंगनी गिरती है, उसमें स्मेल होती है क्या? घोड़े की, हाथी की, अगर आपने महसूस की हो, क्या इतना टिपिकल स्मेल होता है कि उसको उठा के तुरंत बाहर ना फेंको तो लगेगा कि जान निकल जाएगी? लेकिन अब वापस आ जाइए थोड़ा सा, जो कार्निवोरस होते हैं, जो ऐसे होते हैं जो हमारे नॉनवेज वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्ली, अगर बिल्ली कहीं पर अपना स्टूल पास कर दे तो बिल्कुल अनसहन हो जाता है, लगता है तुरंत इसको हटाओ, कहीं तो कुछ हो गया। ऐसा होता है ना। डॉगी, जो दोनों ही चीजें खाते हैं, है ना, और जब भी वो इस तरीके की चीज लेता है, उसके स्टूल से कितना स्मेल आता है, लगता है तुरंत इसको हटाओ यहाँ से। हम बोलते हैं कि कहीं लग रहा है कुत्ते ने पॉटी कर दी या कोई बिल्ली आ गई, इतनी बुरी बदबू है। क्यों? क्योंकि वो नॉन वेज वाले हैं। तो ऐसे ही अगर हम वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन होने के बाद भी ये स्मेल है, तो यहाँ नॉनवेज और वेज का डिफरेंशिएशन मैं नहीं बता रही हूँ कि ये अच्छा होता है ये खराब होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर डाइजेशन उनका नहीं हुआ था, इसलिए उसमें सड़न के साथ इतनी बदबू होती है। तो अगर आपके भी पसीने से या कहीं से बॉडी पार्ट से स्मेल आ रही है, इट मीन्स कि आपका फूड अनडाइजेस्टेड है। क्यों है? यही इसका रीजन है। क्यों होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, या तो हाउ टू ईट नहीं पता है, या तो व्हाट टू ईट नहीं पता है, या वाई टू ईट नहीं पता है। तो जो भी मिला, जैसे भी मिला, बस हमने ले लिया, मना ले लिया। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, वही हमारे बताने का कारण भी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ पहले ऑर्गन के बारे में पता चल जाए कि कौन से ऑर्गन क्या काम करते हैं, किसका डाइजेशन करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिएंट में दो तरीके के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। माइक्रो का मतलब वो कि देखने में छोटा सा हो, थोड़ी मात्रा में ही हो, लेकिन काम कर दे। मैक्रो मानी ज्यादा मात्रा में लेना पड़े तब काम करे। अब आ गए हम टिपिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसके पार्ट्स होते हैं, हमारा मुंह का एक पार्ट, यहीं से डाइजेशन शुरू होता है। फिर आपका फूड पाइप, फूड पाइप में से ऐसा कुछ खास नहीं डाइजेशन होता। स्टमक में आते हैं। स्टमक
फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, ये तीन हैं जो डाइजेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं और एब्जॉर्प्शन में। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो उससे भी बच जाता है उसको निकालने का काम, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है आपके विटामिन का सिंथेसाइज करना, फॉर्मेशन करना, बनाना। तो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसा नहीं कि ये बस केवल स्वीपिंग का ही काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है आपको स्वस्थ रखने के लिए और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और आपने देखा होगा कि अगर कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है तो उसके अंदर में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन जरूर हिस्ट्री में होगा, ठीक है, चाहे वो लिवर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी की हो, इवन हार्ट की भी हो, तो उसके पीछे कभी आपको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री जरूर मिल जाएगी। तो ये चीजें हो गई। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा क्या डाइजेशन होता है ये हम आपको बता रहे थे कि जो आपका लार है, माउथ है, इसमें दो तरीके की चीजें हम करते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन, दांत से चबाते हैं, ये मैकेनिकल हो गया। और दूसरा डाइजेशन होता है केमिकल का, जो सलाइवा निकलता है उसके माध्यम से। तो इसमें हम क्या करते हैं, दांतों के माध्यम से भोजन को चबाते हैं। और केमिकल में क्या करते हैं, केमिकल में क्या होता है, दो तरीके की चीजें निकलती हैं, सलाइवा, फिर उसी में माइलेज होता है, एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं स्टार्च को, वो है आपका म्यूसिन, है ना, उसको सिल्परी बनाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और बफर न्यूट्रलाइज करता है आपके फूड को कि बहुत ज्यादा एसिड वाला ना चला जाए, बहुत ज्यादा एल्कलाइन वाला ना चला जाए, उसको सबको हिसाब से भेजता है। और साथ में एंटीबैक्टीरियल केमिकल्स होते हैं जो हमारे दांतों की रक्षा करते हैं। तो अगर पिछली बार भी बताया था कि दांत आपके खराब हो रहे हैं, तो दांत के खराब होने का असली जो वजह है, इट मे बी योर माउथ कैविटी। उसमें आपने खाना छोड़ दिया है या आपका डाइजेशन पुअर है, तो उसकी वजह से आपके दांत के इनामिल पहले कटते हैं और फिर दांत अपने आप में घिसने शुरू हो जाते हैं। दांतों का कलर व्हाइट होना चाहिए। अगर उसका इनामिल आपके सुरक्षित है तो दांत बिल्कुल व्हाइट दिखेगा। और अगर वहां पे ज्यादा केमिकल वगैरह यूज हुआ है, खासतौर पे एसिड वाला, तो धीरे धीरे दांत आपके येलो होने लगते हैं। या तो आप मंजन न करके, लेकिन बड़े हो गए हैं इतना तो करते होंगे। तो जो डिजेनरेशन, फिर उसके बाद इजिली आपका डिजेनरेशन के एरिया में आ जाएगा। कोई भी आया डायरेक्ट उसी पे प्रभाव पड़ रहा है तो आपके दांत खराब होने लगते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी है ऑलरेडी। और ये भी बताया था कि जो आपका माउथ कैविटी है, यहीं से डाइजेशन शुरू है और आप यहीं से मिस्टेक कर देते हैं, मुंह से। पता नहीं किस बात की जल्दी है। अगर हम आपसे बोलें, ऐसे ही बोल दें कि आपकी तो बड़ी जल्दी डेथ हो जाएगी, तो आपको बड़ा बुरा लग जाएगा कि नहीं, अभी तो हमें बहुत लंबे समय तक रहना है। लेकिन जिसकी वजह से रहना, उसमें जल्दीबाजी कर दो, 2 मिनट के अंदर खाना खत्म। कहाँ जाना है जल्दी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जाना कहाँ है, जल्दी जाना है तो जल्दी खाइए। सिंपल फॉर्मूला रट लीजिए आज यहाँ से। अगर आपको जाने की जल्दी है तो जल्दी खाइए, और अगर आपको देर में जाना है तो देर में खाइए। आराम से खाइए तो देर में बुलावा आएगा। जल्दी जल्दी खा लेंगे अपने हिस्से का, कोटा खत्म कर लेंगे तो जल्दी चले जाएंगे। तो अच्छा है कि अगर आपको देर तक रहना है तो आराम से खा लीजिए। तो माउथ से ही देखिए आपके डाइजेशन की स्टार्टिंग हो गई, स्टार्च की। तो स्टार्च से रिलेटेड, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो यहीं से आपकी स्टॉप हो गई, ठीक है ना। आधी ज्यादा बीमारी आपने यहीं पे रोक ली है, ठीक है। इसके बाद माउथ के अंदर क्या क्या होता है ये हमने बता दिया। इसके बारे में भी पिछली बार हमने बता दिया था, मूवमेंट के बारे में। फेरिंग्स के बारे में भी हमारी पिछली बार बात हो चुकी है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स मेन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्या सिक्रेशन होता है वो हमारा विषय यहाँ पर बहुत नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आपने खाना खाने के बाद
खाने को प्रॉपर च्यू किया है तो आपके डाइजेशन जो स्टार्च का है वो प्रॉपरली हो जाएगा। अगर नहीं किया है तो यहीं से बीमारियां आपकी शुरू हो जाएंगी। डायबिटीज को रोकना है, यहीं से कंट्रोल कर दीजिए। आपको कोलेस्ट्रॉल से रोकना है, यहीं पर आपको काम करना होगा। यूरिक एसिड रोकना है, यही काम करना होगा। दांत बचाना है, यही काम करना होगा। और अगर आपने इस लेवल पे काम नहीं किया तो आप छोटी छोटी बीमारियों से आए दिन दो चार होते ही रहेंगे। इसके बाद आप आ गए स्टमक के पास। स्टमक में क्या होता है, जैसे ही आप फूड एक बार इनटेक कर लेते हैं तो सीधे जाके फूड पाइप के माध्यम से स्टमक में इन होता है। कब तक? टेम्पोरेरीली। ये डिपेंड करता है कि अच्छा, आप लोग जरा सा टाइप करिएगा, कमेंट करिएगा कि स्टमक में फूड कितने देर तक रहता है। बड़ा सरल और आसान सा सवाल हमने दिया है कि आपके स्टमक में खाना कितनी देर तक रहता है। तो हमारा पूरा 100% नहीं, 200% इस बात की गारंटी है कि आप किताब का पढ़ा हुआ टाइप करना शुरू कर देंगे और मैं उसको देखूंगी कि कौन क्या टाइप कर रहा है। हाँ, 3 से 4 घंटे, यही उम्मीद थी हमें। बाकी देखने की आवश्यकता हमें नहीं है। हमें ये तो पूछा ही नहीं कि क्या खाने के बाद, क्या खाने के बाद आपने पूछा है कि खाना कितनी देर तक रुकेगा। अगर हमने 2 मुट्ठी लाई खा लिए मुरमुरे तो भी उतनी देर तक, और यहां तक खा लिया गले तक तब भी उतनी देर तक। बताइए। तो ये वैरी करता है कि आपने जो चीज खाया है वो क्या है और कितना है। अगर आप सिंपल कोई फ्रूट खा लें तो भी उतना ही टाइम लगेगा क्या? नहीं, सबके टाइम अलग अलग होते हैं। हाँ, लेकिन मैक्सिमम भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप इसमें ऐसी चीज डाल दें जैसे चाय, चाय की क्वांटिटी इतनी ही है ना, छोटी सी ग्लास, उसको पीकर 6 घंटे तक आपका खाना आगे नहीं सरकेगा। क्यों स्टूडेंट चाय को प्रायोरिटी देते हैं, कॉफी को प्रायोरिटी देते हैं? कहते से भूख नहीं लगेगी, चैतन्यता रहेगी। भूख क्यों नहीं लगेगी? आपका पेट भरा होगा तभी भूख नहीं लगेगी ना। तो इसका मतलब है कि स्टमक के पास में उसको डाइजेस्ट करने के लिए लंबा टाइम है। तो चाय जो पीते हैं 6 घंटे पेट में रहती है, और जो आप पानी पीते हैं वो मुश्किल से 20-25 मिनट में आगे सरक जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या खाया और कितना खाया। सब्जी रोटी दाल चावल खाया तो हो सकता है वो 2-3 घंटे रह ले। वही पूरी कचौड़ी पराठा ये वो सब पूरा, और क्वांटिटी भी ज्यादा कर ली तो हो सकता है 5-6 घंटे न सके, आपको परेशान करे। और आपने फील भी किया होगा कि ऐसा होता है ना। तो ये देखिए, तो फूड टेम्पोरेरी यहाँ रहता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, और इसमें कुछ मसल्स होते हैं जो और भी ज्यादा कुछ चीजें निकालते हैं। तो यहाँ भी मैकेनिकल और एक केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। अब मुंह में तो दांत है, दांत से आपने चबाया, और पेट में दांत है क्या? नहीं। तो वहां पूरा स्टमक ही इस तरीके से आपके खाने को फैलता सिकुड़ता रहता है, तो वो पचता रहता है। और केमिकली जो जूसेस वगैरह होते हैं एंजाइम्स, उससे केमिकली डाइजेशन इसका हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब स्टमक में क्या है फंक्शन? स्ट्रेच होने की बड़ी क्षमता है। 2 लीटर तक फूड कंज्यूम कर सकता है, 1.5 लीटर की क्षमता है, आधे लीटर और खींच तन सकता है। तो हम 2.5 भी खा सकते हैं, क्योंकि 2 तो बताए स्टमक, इसोफेगस की पाइप भी तो है ना, वहां तक भी तो आ सकता है। हाँ, यहाँ तक खा सकते हैं ना? नहीं खा सकते, क्योंकि उसके ऊपर और नीचे 2 ढक्कन है। अदरवाइज तो हम पक्का खाते, कोशिश करते और पक्का खाते बिल्कुल यहाँ तक।
लेकिन नहीं खा पा रहे, मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर दो स्फिंक्टर हैं, ताले लगे हैं। एक है आपका कार्डियक स्फिंक्टर जो स्टमक के मुंह के पास है, और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो स्टमक जहां से आगे बढ़ेगा ड्यूोडेनम की तरफ, वहां पर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके फूड पार्टिकल्स आ गए, और इसके साथ में आपके गैस्ट्रिक जूस हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पर जो एसिड है वो हाईली बिल्कुल एसिडिक है, HCl2 पे चला गया है। क्यों गया 2 पे? बैक्टीरिया वगैरह जो कुछ आ गया होगा। अब आप बोलेंगे हम बैक्टीरिया खाए क्या? हमने तो अच्छा खाया था, पका के खाया था। यस, पका के खाया, कुछ कच्ची चीजें भी खाई होंगी, है ना। फिर भी जो स्टमक में गया तो वो रॉ मटेरियल, इसीलिए उसका नाम आमाशय है, रिजर्वायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उसके लिए कच्चा ही है, वो अपने हिसाब से उसको मेल्ट करेगा, पिघलाएगा और पेस्ट बनाएगा। और उसमें ज्यादा देर पड़े रहने हो सकता है कुछ बैक्टीरिया भी ग्रो कर जाए, 3-4 घंटे में पड़े पड़े ग्रो कर जाते हैं। तो इसके लिए भी इसको किल करना पड़ता है। फिर आता है केमिकल डाइजेशन प्रोटीन का। काफी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हमारी यहीं डाइजेस्ट हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन नाम का होता है एंजाइम जो ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को। अब प्रोटीन यहाँ टूट करके फाइनल प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? वो होता है अमीनो एसिड, जो आपका एंजाइम, हार्मोन, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो चीजें बनानी है उन सब में काम में आता है। लेकिन अगर ये बीच में ही रह जाए, पूरा प्रॉपर न टूटने पाए, तो क्या बनेगा? जैसे एक ईंट है, उसको तोड़ेंगे तो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, है ना। फिर उसको और तोड़ेंगे और छोटे छोटे बोल्डर्स बन जाएंगे, और महीन करते करते पाउडर जैसा बन जाएगा। तो यहाँ भी हमने जो खाया था रोटी या व्हाटएवर जो भी खाया, उससे हम फाइन पेस्ट बना रहे हैं। लेकिन अगर उसी में पानी ऐड कर दिया, कुछ रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया, तो क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट ना बन करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा, बीच का प्रोडक्ट। बीच का प्रोडक्ट क्या होगा? इट मे बी योर यूरिक एसिड विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज। ये बन गया यूरिक एसिड, ये बन गया आपका क्रिएटिनिन, यूरिया। ठीक है, अब देखिए आप यूरिक एसिड बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। खाना खाया और मन से पानी पी लिया। खाना खा के पानी पीते ही आपको, हमने एक वीडियो बनाई है, होती है 103 बीमारियां। 103, नॉट ओनली 3, 103। और 103 की सूची पूरी हमने वहां दी है, इसी में मिल जाएगा आपको, एक्यूप्रेशर वीकली लेक्चर वाले में। तो कैसे केवल खाना खा के पानी मात्र पी लेने से आप इतनी बीमारियां क्रिएट कर लेते हैं। कुछ लोग खाने के साथ में चाय ले लेते हैं, कुछ लोग कॉफी ले लेते हैं। आप खाना खाइए, खाने के साथ, नाश्ते के साथ कॉफी पी लीजिए, यूरिक एसिड ना बढ़े तो बताइए। और अगर आपको जोड़ों में दर्द है, जगह जगह परेशान है, तो आप चेकआउट कर लीजिए, यूरिक एसिड बढ़ी होगी, और कारण में यही चाय कॉफी, छोटी सी मिस्टेक है। अब उसके बगैर रहा ही नहीं जाता आपसे। कुछ नहीं तो बिस्किट कॉफी चल जाएगी, या नमकीन कॉफी चल जाएगी, या खाने के बाद चल जाएगी। तो चीजें जो प्रकृति ने दी है वो खराब नहीं है, हम उसको लेते किस अंदाज में, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। ये बातें हमारी हो गई थी। इसके बाद हमारा ये हमने बता दिया आपको कि कैसे बैक्टीरिया को किल करता, माउथ में स्टार्च का हो गया। फिर हमने यहाँ बात कर ली कि जर्म्स को किल करेगा, और फिर ब्रेक करेगा फूड को, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। स्टार्च हमने पहले डाइजेस्ट करा लिया मुंह में, और प्रोटीन हम आगे डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटीन और प्रोटीन से जुड़ी हुई बीमारियां अगर हैं, इट मीन्स कि आपका स्टमक प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, आपकी वजह से कुछ किया होगा। और अगर आपके डाइजेशन स्टार्च से रिलेटेड बीमारियां हो रही, तो माउथ की तरफ ध्यान देना है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन है बहुत गहरी, बहुत बड़ी। इस पर ध्यान दे दिया तो कल्याण हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल होगी। स्फिंक्टर के बारे में बात की थी कि दो ये हमारे छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, नहीं तो ओवर ईटिंग जो हम करते हैं और ज्यादा कर पाते हैं। नेक्स्ट गैस्ट्रिक जूस के बारे में ये बात करनी है।
गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा, इसका पीएच हाईली एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि एक तो बैक्टीरिया किल होंगे, दूसरा जो एंजाइम हमारे निकलते हैं वो इसी मीडियम में अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, ये आपकी जो लार्ज प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, जो हमने बताया कि एंजाइम हार्मोन इन सबके काम में आएगा। आपने क्या किया, यहीं पर आपने पानी डाल दिया। अब जैसे ही पानी डाला पीएच 1.5 2.5 की जगह 7-8 पहुंच गया। अब 7-8 पहुंच गया, अब क्या होगा? क्या ये एंजाइम बन पाएंगे? नहीं। आपको क्या होगा? कमजोरी आएगी, थकान होगी, और प्रोटीन की कमी से होने वाली ढेरों बीमारियां होंगी अनगिनत। पर आप क्या सोच रहे हैं, इतना अच्छा खाना खाते, इतना हेल्दी खाते हैं, फिर भी हमें इतनी टार्डनेस क्यों है, इतनी कमजोरी क्यों है, प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, क्यों हमारे इस विटामिन की कमी आ रही, उस विटामिन की कमी आ रही? बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग ड्रिंकिंग हैबिट। सिंपल। नेक्स्ट आइए। अब यहाँ एक तो ये हो गया ब्रेकडाउन, दूसरा साथ ही साथ आपका फूड भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। पानी पी लिया तो लिक्विड कैसा बनेगा? सड़ा हुआ, गंदा सा, गलत सा, और वही आगे पास ऑन होना है। अब अगले ऑर्गन कौन है? एसेसरी ऑर्गन पे आएंगे और बात करेंगे पेंक्रियास, गॉलब्लैडर एंड स्प्लीन। इनमें फूड एंटर कभी नहीं करता, हाँ, लेकिन इसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। तो पेंक्रियाज हो चाहे गॉलब्लैडर, स्प्लीन, हमें इसको भी प्रॉपर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देंगे? पहले एक एक ऑर्गन पढ़ लेते हैं। गॉलब्लैडर पाउच जैसा स्ट्रक्चर है, छोटा सा, लिवर से अटैच्ड मानिए, उसके जस्ट नीचे ही है, बहुत दूर नहीं है। और ये क्या करता है? बाइल को स्टोर और कंसंट्रेट करके रखता है। अब आप कहेंगे बाइल क्या है? तो बाइल एक वो चीज है जो आपका फैट को डाइजेस्ट करता है, इसके लिए इसमें ट्यूब्स लगी होती है, बाइल डक्ट। तो एक लॉन्ग ट्यूब है जो बाइल को कैरी करता है, जो लिवर ने बना के दिया है इसको, तो उसके लिए कुछ रास्ता तो चाहिए ना रखने के लिए, तो ये वो ट्यूब है। फिर यहाँ से ले जा करके वो उसमें रख देता है अपना। ठीक, और यहीं से एक ट्यूब निकल के पेंक्रियास की तरफ जाएगी, सॉरी, पेंक्रियास की तरफ से एक ट्यूब भी यहाँ एसोसिएट हो रही है। तो ये दोनों क्या काम करते हैं? मिलजुल करके ये आपके पीएच को भी बैलेंस कर देते हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा काम तो यही होता है, तो ये हमें इसका ध्यान देना चाहिए। और आगे देखिए बाइल क्या करता है। बाइल इमल्सिफाइड लिपिड्स फिजिकली ब्रेक्स अपार्ट फैट्स। जैसे अगर तेल लग गया हो आपके हाथ में तो आप क्या करते हैं? साबुन लेते हैं, थोड़ा सा उसको रगड़ते हैं, तो अगर तेल ज्यादा निकला है तो ग्रीसी ग्रीसी कुछ कुछ निकलता है, वही इमल्शन है। ठीक है, तो जब आप इसको लेते हैं ना, बाइल, जब आप कोई ऑयली चीज खाते हैं तो बाइल अपने आप निकलता है उसको तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपने उसी तेल में, घी में पानी डाल दे तो क्या होगा? आप समझ गए होंगे हमारी बात, यही होगा। जो बाहर करते हैं, बाहर होता है ना, अगर डाल दे तो तेल ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वैसे ही अंदर भी होता है। बाइल कैसा है? बिटर है, ग्रीनिश येलो है, अल्कलाइन है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में बिटवीन मील and upon eating is discharged into the duodenum where it adds the process of digestion. ठीक है, अब ये मैं बिटर है, येलोइश है, ग्रीन है, ये क्यों बता रही हूँ कलर? क्योंकि जो उल्टी होगी ना, अगर बाइल वाली होगी तो इसी कलर की होगी। समझ रहे हैं ना? अगर ग्रीनिश येलो उल्टी हो रही है या एकदम कड़वा कड़वा मुंह हो रहा है या निकल रहा है, इसका मतलब कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खतरे में है, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, ज्यादा ज्यादा निकाल रहा है, इसलिए आपको उल्टी आ रही, क्योंकि पचा नहीं पा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा अभी थोड़ी देर में मैं अपना ये लेक्चर स्टॉप करूंगी 1-2 मिनट के लिए, फिर वापस आऊंगी, तो थोड़ा सा वेट करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पेंक्रियास, पेंक्रियास के बारे में पता ही है कि दो काम करता है, हार्मोन का भी काम करता है, डाइजेशन का भी काम करता है। ठीक है,
पेंक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट ऑल मेजर न्यूट्रिएंट टाइप्स। सुना है कभी कि पेंक्रियास केवल बदनाम है बेचारा शुगर करने के लिए? नहीं, ये जितने मेजर न्यूट्रिएंट हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। आप बोल रहे हैं फूड तो इसके अंदर जाता ही नहीं, आपने कहा है, तो कैसे डाइजेस्ट करता है? तो हमने बताया ना, जरूरी नहीं कि इसके अंदर फूड जाए, लेकिन ये अपना जूस निकाल के उससे डाइजेस्ट करवा देता है। तो अगर पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है तो जरूरी नहीं कि शुगर ही होगी पहले, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी अगर है आप में तो इट मे बी बिकॉज ऑफ योर पेंक्रियाटिक डिसऑर्डर। ठीक है। Nearly all digestion occurs in small intestine and all digestion completed in the SI. लेकिन जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पेंक्रियाटिक जूस के माध्यम से डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है। अब पेंक्रियास के बारे में मैं कुछ बताऊं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इमीडिएट आप लोग विद इन 2-3 मिनट ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ी सी कुछ इसमें हमारे टेक्निकल फॉल्ट आ रही, इसलिए करना पड़ रहा है, और आई होप कि जल्दी ही ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।